हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले रैंडम वेरिएबल का एक नॉर्मल डेफिनेशन देख के उसके एग्जांपल देखेंगे। उसके बाद में 3 से 4 क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। सो रैंडम वेरिएबल को जनरली हम एक्स से डिनोट करते हैं। रैंडम वेरिएबल क्या होता है? ये एक्चुअल में एक फंक्शन होता है जिसका डोमेन सेट होता है सैम्पल स्पेस और कोडोमेन सेट होता है सेट ऑफ रियल नंबर। तो डोमेन सेट मतलब सैम्पल स्पेस के हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग हमें एक रियल नंबर मिलने वाला है। सपोज ओमेगा बिलोंग्स टू सैम्पल स्पेस का कोई आउटकम ओमेगा है, तो एक्स ऑफ ओमेगा के ऊपर फंक्शन एक्स अप्लाई होगा तो यहाँ पे हमें कोई रियल नंबर मिलेगा। सो इट विल बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस। किसी कॉइन को 2 बार टॉस कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें सैम्पल स्पेस क्या मिलेगा? हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड। तो यहाँ पे 4 आउटकम हो गए। सपोज करो रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन हमें दे रखी है, एक्स ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ हेड्स इन आउटकम ओमेगा। मतलब ओमेगा सैम्पल स्पेस का कोई एलिमेंट होगा तो 4 आउटकम है, तो चारों में से कोई एक पॉसिबिलिटी है। अब उस आउटकम पे जब फंक्शन अप्लाई होगा, मतलब जब एक्स रैंडम वेरिएबल अप्लाई होगा तो हमें मिलेगा क्या? नंबर ऑफ हेड्स इन दैट पर्टिकुलर आउटकम। जैसे ओमेगा की जगह पे अगर मैं पहला आउटकम लूँ एच, तो इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ हेड्स इन दिस आउटकम एच हेड। तो 2 हेड्स हैं यहाँ पे, तो एक्स ऑफ एच की वैल्यू हो जाएगी 2। सिमिलरली एक्स ऑफ एच टी का वैल्यू अगर पूछा जाए तो इस आउटकम में कितने हेड्स हैं? 1 हैं, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू भी मिलेगी हमें 1। एक्स ऑफ टी एच इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 1 एंड एक्स ऑफ टी टी, क्योंकि इस आउटकम में कोई भी हेड नहीं है तो इसकी वैल्यू रहेगी हमारे पास में 0। अब हमें हर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सो पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2। जब रैंडम वेरिएबल का वैल्यू 2 है तब हमारा प्रोबेबिलिटी कितना रहेगा? क्योंकि टोटल 4 आउटकम थे, सब में प्रोबेबिलिटी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहती है 1/4। तो x का वैल्यू 2 मिले, ऐसे कितना आउटकम है हमारे पास में? केवल एक ही आउटकम है, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 1/4। नेक्स्ट पी ऑफ x इक्वल्स टू 1, मतलब जब रैंडम वेरिएबल का वैल्यू 1 है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो ऐसे टोटल 2 आउटकम है, तो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 1/4 + 1/4। नेक्स्ट पी ऑफ x इक्वल्स टू 0, तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू जब 0 है तब प्रोबेबिलिटी कितना होगा? केवल एक ही आउटकम है ऐसा, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी हो जाएगा हमारा 1/4। इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कैसे लिखेंगे? x की हमारे पास में वैल्यूज़ पॉसिबल हैं 0, 1 और 2 एंड p ऑफ x विल बी 1/4, 2/4 एंड 1/4। तो ये हो गया इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। लेट वी हैव टू draw 2 cards out of a deck of 52 cards। 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं हमारे पास में, उनमें से हमें कोई 2 कार्ड्स बाहर निकालने हैं। अब हमें पूछा है, रैंडम वेरिएबल हमें दे दिया, रैंडम वेरिएबल x डिनोट्स, या फिर इसको अगर मैं x ऑफ ओमेगा कह दूं तो इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ रेड कार्ड्स इन एन आउटकम। किसी आउटकम में रेड कार्ड कितने हैं उसको रैंडम वेरिएबल हमारा x रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो सॉल्यूशन, अब हमारे पास में रैंडम वेरिएबल की वैल्यू, जैसे फर्स्ट वाले एग्जांपल में अगर देखें तो यहाँ पे वैल्यूज़ क्या क्या पॉसिबल थी? 0, 1 और 2। मतलब किसी एक आउटकम में टोटल हेड्स कितने हो सकते हैं? या तो 0 हो सकता था, या 1, या फिर 2। सिमिलरली इस एग्जाम्पल के अंदर हमें क्या रैंडम वेरिएबल डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ रेड कार्ड्स इन एन आउटकम। एक आउटकम का मतलब एक्सपेरिमेंट को एक बार जब परफॉर्म किया तब उसका जो भी रिजल्ट मिला है, हमें जो भी आउटकम मिला उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हर एक आउटकम में हमारे पास में 2 कार्ड्स होंगे। अब 2 कार्ड्स होंगे तो उनमें रेड कार्ड कितने हो सकते हैं? पॉसिबिलिटी क्या है? या तो दोनों कार्ड रेड हो, या फिर दोनों में से कोई एक कार्ड रेड हो, एक ब्लैक होगा, या फिर दोनों ही कार्ड जो है ब्लैक कलर के होंगे। इतना हमें पता है कि 26 जो रेड कार्ड होते हैं और 26 ही क्या होते हैं? ब्लैक कार्ड होते हैं। अब 52 कार्ड्स में से अगर हमें 2 कार्ड्स बाहर निकालना है तो टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे?
52 में से किसी दो को सेलेक्ट करना है, इसका मतलब 52 C2, ये तो हमारे पास में क्या आ गए, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब जब मैं ले रहा हूँ x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 का क्या मतलब हुआ, जो भी दो कार्ड्स मेरे बाहर आए हैं वो दोनों के दोनों किस कलर के हैं, रेड कलर के हैं। अब रेड कलर के ही दोनों कार्ड होने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, इसके फेवर में कितने केस होंगे, 26 रेड में से कोई दो कार्ड्स मिले हमें, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, सो 52 C2, ये बन जाएगा 26 इंटू 25 अपॉन में 2 इंटू 1 रहेगा, और डिवीजन में आ जाएगा 52 इंटू 51 अपॉन में 2 इंटू 1 मिलेगा। नेक्स्ट, जब रैंडम वेरिएबल का वैल्यू 1 है, इसका क्या मतलब हुआ कि जो दो कार्ड्स हमने ड्रॉ किए उनमें से एक कार्ड तो हमारा रेड कलर का है, एक कार्ड हमारा ब्लैक कलर का है। क्योंकि यहाँ पर हमें कार्ड्स को सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे ऑर्डर का कोई वेरिएशन नहीं है, ऑर्डर से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा पहले रेड आया पहले ब्लैक कार्ड आया। इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1। तो 26 कार्ड रेड कलर के थे, उसमें से एक कार्ड हमने सेलेक्ट किया, 26 कार्ड ही ब्लैक कलर के थे, उसमें से एक कार्ड सेलेक्ट किया। डिवीजन में क्या रहेगा, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 52 C2। तो 26 C1 की वैल्यू 26 होती है, 26 C1 की वैल्यू यहाँ भी 26, और 52 C2 की वैल्यू हमारी मिलेगी 52 इंटू 51 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, x इक्वल्स टू 0, इसका मतलब जो हमने दोनों कार्ड ड्रॉ किए वो दोनों ही ब्लैक कलर के हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0, तो दोनों ही कार्ड अगर ब्लैक कलर के आए, इसका मतलब ब्लैक में से कोई दो सेलेक्ट हुए, सो 26 C2 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 52 C2। फर्स्ट वाले के जितना ही प्रोबेबिलिटी रहेगा इसका भी डिवीजन में रहेगा 52 इंटू 51। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला जहाँ भी यूज में आता है, बस एक एग्जांपल बता रहा हूँ जिससे सिंप्लीफाई करने में आसानी रहेगी। 52 C4 लिखा है सपोज कर लो, तो इसका पूरा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला नहीं लिखना है हमें, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r वगैरह, फैक्टोरियल n माइनस r। डिनोमिनेट C के सबस्क्रिप्ट में जो वैल्यू लिखी है उसका डिवीजन में तो लिख दो फैक्टोरियल, और यहाँ सबस्क्रिप्ट में अगर 4 लिखा है इसका मतलब 52 से स्टार्ट करो और 4 टाइम्स लिखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49। सपोज करो कभी आता है 52 C2, तो इसका मतलब हुआ ऊपर में हमें 2 टर्म्स लिखनी है और डिवीजन हमें 2 का फैक्टोरियल लिखना है। कभी आता है 14 C3, तो न्यूमरेटर में हमें 3 टर्म्स लिखनी है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, 14 13 12, और डिवीजन में आएगा हमारा 3 का फैक्टोरियल। तो कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला को यूज करना इससे आसान रहेगा। इसके बाद हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। यहाँ पे हमें दे रखा है एक डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है रैंडम वेरिएबल का। रैंडम वेरिएबल की वैल्यू x इक्वल्स टू x का मतलब x कोई रियल वैल्यू है, तो x इक्वल्स टू जब 0 है, मतलब रैंडम वेरिएबल का वैल्यू हमें जब 0 मिल रहा है तब हमारा उसका करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.1। नेक्स्ट, रैंडम वेरिएबल का वैल्यू जब 1 है या फिर 2 है, x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 2, तब हमें प्रोबेबिलिटी कितनी मिल रही है, kx। तो x इक्वल्स टू 1 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, k इंटू 1, 2 के करस्पॉन्डिंग k इंटू 2, इसका मतलब ये हो जाएगा 2k। जब x का वैल्यू 3 होगा तब प्रोबेबिलिटी कितनी होगी हमारी, k इंटू 5 माइनस 3, दैट इज़ 2k। जब x का वैल्यू 4 होगा तब प्रोबेबिलिटी सेम वही डेफिनेशन है, सो k इंटू 5 माइनस 4 दैट इज़ इक्वल्स टू k। और 4 से ज़्यादा जब भी रैंडम वेरिएबल की वैल्यू होगी, 5 6 7 कुछ भी हो, तब हमारे पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी रहने वाली है, अदरवाइज़ वाले सभी केस में प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0। इसका मतलब केवल हमें इतना ही पार्ट कंसिडर करना है, बाकी सभी केसेस के लिए, बाकी चाहे x का वैल्यू कुछ भी हो, हमेशा प्रोबेबिलिटी कितना है, 0। अब हमें फर्स्ट पार्ट में पूछा है वैल्यू ऑफ k। तो अभी लास्ट पेज पे मैंने बताया था कि रैंडम वेरिएबल की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं सबकी करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी होगी उनका सम कितना होना चाहिए हमारे पास में, हमेशा 1 होना चाहिए। सो समीशन ऑफ p ऑफ xi मस्ट बी इक्वल्स टू 1। तो सबको सम कर दो, सो 0.1 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस k इज़ इक्वल्स टू 1। तो ये हमें मिल गया k प्लस 2k 3k 5k एंड k 6k। 6k इक्वल्स टू 1 माइनस 0.1
दैट इज़ के इक्वल्स टू 1 माइनस 0.1 बन जाएगा 0.9, तो हमारी के की वैल्यू आ जाएगी 0.9 डिवाइडेड बाई 6, सो 0.3/2, पॉइंट को अगर हटाओगे तो ये बन जाएगा 3/20, तो के का वैल्यू हमें मिल गया 3/20। सेकेंड पार्ट में हमें यहाँ पे पूछा है पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3। जब रैंडम वेरिएबल का वैल्यू 3 है तब प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो उसकी वैल्यू हम पहले से निकाले हैं 2k। यहाँ पे अब हमें केवल k का वैल्यू पुट करना है, तो 2 × 3/20 विच इज़ इक्वल्स टू 3/10। थर्ड पार्ट में हमें पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 3। तो x का वैल्यू 3 से ग्रेटर दैन और इक्वल हो सकता है। इसका मतलब क्या क्या पॉसिबल है, x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू 4, क्योंकि बाकी सारे भी जो केस बच गए x इक्वल्स टू 5, 6 वगैरह वो तो अदरवाइज वाले पार्ट में आ गए, उन सब की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0। अब x इक्वल्स टू 3 पे हमारा प्रोबेबिलिटी है 2k, x इक्वल्स टू 4 पे प्रोबेबिलिटी है हमारा k, सो 2k प्लस k कितना हो जाएगा 3k, k का वैल्यू पुट कर दो, सो 3 × 3/20 विच विल बी इक्वल्स टू 9/20। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में हमें कहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस दैन इक्वल्स टू 2। तो x लेस दैन इक्वल्स टू 2, इसका मतलब या तो x का वैल्यू 2 होगा, या फिर x का वैल्यू 1 होगा, या फिर x का वैल्यू 0 होगा। तो x इक्वल्स टू 2 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है 2k, x इक्वल्स टू 1 के लिए है k, x इक्वल्स टू 0 के लिए 0.1। तो ये कितना बन गया 3k प्लस 0.1, तो 3k का मतलब हो गया 3 × 3/20 प्लस में रहेगा 0.1, सो इट विल बी इक्वल्स टू 9/20 प्लस 0.1 विच इज़ 9 प्लस 2/20 विच इज़ इक्वल्स टू 11/20। सिमिलर टाइप का एक और क्वेश्चन है हमारे पास में एक्सरसाइज का ही। यहाँ पे भी हमें रैंडम वेरिएबल की करस्पॉन्डिंग वैल्यू के लिए प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। फर्स्ट पार्ट में हमें कहा वैल्यू ऑफ k फाइंड करो। इसका मतलब पहले हमारा स्टार्टिंग होगा समीशन ऑफ p ऑफ xi मस्ट बी इक्वल्स टू 1, सबको सम कर दो, सो 0 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे k स्क्वायर के हमारे पास में 3 टर्म्स हैं, तो इनका सम हो जाएगा 10k स्क्वायर। उसके बाद k की जो टर्म्स हैं इनको सम करो, k प्लस 2k 3k प्लस 2k 5k 8k एंड दिस इज़ 9k, लास्ट वन इज, सो 10k स्क्वायर प्लस 9k इक्वल के उधर 1 है उसको इधर ले आओ तो -1 बन जाएगा। तो फैक्टराइज कर सकते हो, 9k को लिख सकते हैं 10k माइनस k -1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 10k कॉमन आएगा तो बनेगा k प्लस 1, या -1 कॉमन तो k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास में दो फैक्टर हो गए k प्लस 1 एंड 10k -1 इक्वल्स टू 0। सो k की क्या पॉसिबल वैल्यू हो गई, या तो -1 होगा या फिर 10k -1 इक्वल्स टू 0, हैंस k इज इक्वल्स टू 1/10। तो k का एक वैल्यू तो -1 मिल रहा है, एक वैल्यू हमें मिल रहा है 1/10। अब k का वैल्यू अगर हमने -1 लिया इसमें, तो यहाँ पर x इक्वल्स टू 1 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी -1। लेकिन प्रोबेबिलिटी हमें पता है किसी भी आउटकम की कभी भी 1 से ज़्यादा और 0 से कम नहीं हो सकती। इसका मतलब k इक्वल्स टू -1 नॉट पॉसिबल। So we will have only one value of k, that is 1/10। तो k का हमें वैल्यू मिल गया 1/10, hence k is equals to 1/10। उसके बाद में नेक्स्ट देखो सेकेंड पार्ट में हमें कहा p ऑफ x लेस देन 3। ध्यान रखना क्वेश्चन में x लेस देन दे रखा है, लेस देन इक्वल्स टू है, ग्रेटर देन है, या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, उसके बेसिस पे प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी। जैसे x लेस देन 3 दिया है, इसका मतलब या तो x का वैल्यू 2 होगा, या फिर x का वैल्यू 1 होगा, या फिर x का वैल्यू 0 होगा। यही अगर लेस देन इक्वल दे देता तो यहाँ पे p ऑफ x इक्वल्स टू 3 को भी सम करना पड़ता। तो इस बात का ध्यान रखना, इससे कोई गलती ना हो। तो x इक्वल्स टू 2 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है हमारा 2k, x इक्वल्स टू 1 के लिए है k, x इक्वल्स टू 0 के लिए 0। तो ये बन गया 3k, इट मीन्स 3 × 1/10
विच इज़ इक्वल्स टू 3/10। नेक्स्ट थर्ड पार्ट हमें कहा है पी ऑफ x ग्रेटर दैन 6, 6 से ज़्यादा अभी हमारे लिए क्या पॉसिबल है, केवल x इक्वल्स टू 7 ही पॉसिबल है, इसके अलावा तो सभी के लिए 0 होगा अदरवाइज वाले केस में। तो यहाँ पे रहेगा 7k² प्लस k, सो 7 इंटू 1/10² प्लस 1/10, सो 7/100 प्लस 1/10 विच इज़ इक्वल्स टू 10 प्लस 7, 17 डिवाइडेड बाई 100। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में हमें कहा है p ऑफ x ग्रेटर दैन 0 एंड लेस दैन 3। रैंडम वेरिएबल का वैल्यू 0 से लार्जर होना चाहिए, 3 से लेस दैन, इसका मतलब या तो 1 पॉसिबल है या फिर 2। तो x इक्वल्स टू 1 के लिए प्रोबेबिलिटी है हमारा k और 2 के लिए है 2k, सो इट विल बी इक्वल्स टू 3k, हैंस 3 इंटू 1/10, 3/10। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है हमारे पास में सिमिलर टाइप का। इसकी प्रैक्टिस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम चांसेस होते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन के, अगर रैंडम वेरिएबल का आता है तो। कंपल्सरी नहीं है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं बुक से चाहे कहीं से भी हो। सो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास में तो पहले इस फर्स्ट पार्ट में लिखा है वैल्यू ऑफ के फाइंड करो। तो यहाँ पर केवल 4 ही केस पॉसिबल हैं। रैंडम वेरिएबल का वैल्यू जब 0 है, 1 है, 2 है या फिर अदरवाइज वाला केस। तो समीशन ऑफ p ऑफ xi मस्ट बी इक्वल्स टू 1। वीडियो को पॉज करके खुद से करने की कोशिश करो पहले। तो p ऑफ x इक्वल्स टू 0 पे प्रोबेबिलिटी है हमारा k। नेक्स्ट 2k प्लस 3k प्लस 0 इज इक्वल्स टू 1। सबको सम करोगे तो ये बन जाएगा 6k इज इक्वल्स टू 1 एंड हैंस k इज इक्वल्स टू 1/6। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में हमें कहा है p ऑफ x लेस दैन 2। तो x लेस दैन 2 के अंदर x इक्वल्स टू 1 आएगा और x इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 1 के लिए प्रोबेबिलिटी है हमारा 2k एंड x इक्वल्स टू 0 के लिए है k, सो इट विल बी इक्वल्स टू 3k, हैंस 3 इंटू 1/6 विच विल बी इक्वल्स टू 1/2। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है p ऑफ x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर दो केस बनेंगे, p ऑफ x इक्वल्स टू 2 एंड p ऑफ x इक्वल्स टू 3। अदरवाइज वाले केस के लिए 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3k, सॉरी x इक्वल्स टू 3 भी नहीं होगा हमारे पास में, उसके लिए भी 0। सो x इक्वल्स टू 2 की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास में केवल 3k प्लस 0 विच इज़ 3k एंड हैंस 3 इंटू 1/6 विच विल बी इक्वल्स टू 1/2। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में हमें कहा है p ऑफ x लेस दैन इक्वल्स टू 2। तो p ऑफ x लेस दैन इक्वल्स टू 2 के अंदर x इक्वल्स टू 2 भी आएगा, x इक्वल्स टू 1 भी आएगा और x इक्वल्स टू 0 भी आएगा। सो x इसका मतलब सभी का सम ही हो गया। तो टोटल k प्लस 2k प्लस 3k दैट इज़ 6k एंड हैंस 6 इंटू 1/6 विच विल बी इक्वल्स टू 1। तो x लेस दैन इक्वल्स टू 2 में हमारे पास में सारे केस कंसिडर हो गए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके बाद लास्ट टॉपिक के रूप में मैं प्लेइंग कार्ड्स के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि अक्सर होता है कि बच्चों को कार्ड्स के बारे में अगर जिनको जानकारी नहीं है, जिन्होंने कार्ड्स नहीं खेला है, तो टोटल हमारे पास में 52 कार्ड्स होते हैं। इनमें से 26 कार्ड्स जो हैं वो रेड कलर के हैं और 26 कार्ड ही हमारे पास में ब्लैक कलर के हैं। रेड कलर के अंदर हमारे पास में 2 सूट्स होते हैं, 13 कार्ड्स के 2 पार्ट। 13 पार्ट्स होते हैं हमारे पास में हार्ट के और 13 कार्ड्स होते हैं हमारे पास में डायमंड। यहाँ पे 13 कार्ड्स होते हैं हमारे पास में स्पेड एंड 13 कार्ड्स होते हैं यहाँ पे क्लब। अब हार्ट के जितने 13 कार्ड्स हैं इन सब के अंदर एक एक तो रहेगा एस, 1 एस। उसके अलावा एक होता है यहाँ पे जैक, उसके बाद में होता है क्वीन और उसके बाद में होता है किंग। अब जैक, क्वीन और क्वीन ये सभी में होंगे, क्योंकि जैक के ऊपर फेस होता है, क्वीन के ऊपर फेस होता है, किंग के ऊपर फेस होता है। इसका मतलब यहाँ पे टोटल 3 जो है फेस कार्ड्स हो गए। इसमें भी 3 फेस कार्ड्स होंगे, यहाँ पे भी 3 फेस कार्ड्स रहेंगे और यहाँ पे भी 3 फेस कार्ड्स रहेंगे।
तो अगर तुम्हें पूछा जाए फेस कार्ड्स, अगर कहीं पे यूज आता है फेस कार्ड्स ऑफ ब्लैक कलर, अब ब्लैक कलर के अंदर स्पेड के भी 3 फेस कार्ड्स हैं, क्लब के भी 3 फेस कार्ड्स हैं, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास में? 6 हो गए। अगर कहा जाए फेस कार्ड्स ऑफ डायमंड, तो डायमंड एक अलग सूट है, उसके टोटल फेस कार्ड्स कितने हैं? 3 फेस कार्ड्स हैं। टोटल एस कितने होते हैं? 4 होते हैं। टोटल क्वीन अगर पूछा जाए तो कितनी होगी? 4 होगी। टोटल किंग हमारे पास में 4 होंगे। टोटल जैक भी हमारे पास में 4 होंगे। तो इस तरीके से प्लेइंग कार्ड्स का कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए ताकि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करने में आसानी रहे। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम रैंडम वेरिएबल के कुछ और क्वेश्चन लेंगे, उसके अलावा बेस थ्योरम को भी डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।